सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ भारत का ये पहला वीडियो है। इसके पहले 69th बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए मेरा 4 लेक्चर आ चुका है। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा और चौथा। तो ये जो पहला जो 3 जो लेक्चर है इसमें मेनली जो हिस्ट्री ऑफ बिहार में कवर किया और काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स से मैं यूज किया हूँ। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, या नहीं तो 67th रिवीजन करके एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ जाके इस चारों वीडियो को देख सकते हैं, लेक्चर को देख सकते हैं, जो काफ़ी यूजफुल है। और फोर्थ जो वीडियो था उसमें मेनली मैं बिहार का करंट अफेयर्स लगभग 50-60 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पिछले 2-3 महीने का वो कवर किया था। इस लेक्चर में, ये मेरा 5वां लेक्चर है अगर इस सीरीज़ का देखा जाए, तो इस 5वें लेक्चर में मैं भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसके कुछ टॉपिक को, जैसे कि सबसे पहला मैं 1857 की क्रांति टॉपिक को मैं इसमें लिया हूँ। दूसरा इसमें जो आपका टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, फैक्ट है या जो स्टेटमेंट है। कांग्रेस की स्थापना के पहले जो भी कुछ इन संस्थाएँ थी बंगाल में, बम्बई में, उसको मैं लिया हूँ। फिर कांग्रेस का जो अधिवेशन या सेशन का जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको कवर करूँगा। साथ ही साथ इसमें बंगाल विभाजन का घटनाक्रम, उसको मैं इसमें डिस्कस करूंगा, मुस्लिम लीग के बारे में। फिर क्रांतिकारी जो मूवमेंट होता है फर्स्ट फेज का बंगाल में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उसको कवर करूंगा। साथ ही गदर पार्टी है और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं जो फर्स्ट फेज के, जिसमें कि गरम दल के, नरम दल के दोनों नेता होते हैं, जिसमें सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी का देखेंगे, फिर दादा भाई नौरोजी जी को कवर करेंगे, फुरननाथ बनर्जी जी का, लाला लाजपत राय का और एओम ह्यूम का। तो इस तरह से जो है ना मतलब कि जो व्यक्तित्व बेसिस पे जो चीज़ें हैं, जहाँ जो फैक्ट है, जहाँ क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको भी मैं कवर करूँगा। और मैं एक चीज़ पहले ही बोल दूँ, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ आपको ये लगेगा नहीं कुछ अच्छा पर है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। अगर इस वीडियो का स्पीड अगर कम लग रहा तो आप अपने स्पीड को बढ़ा के जितना आप देख सकते हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये पहला लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का ऑफ इंडिया का, ठीक ना। आने वाले लेक्चर में इसी तरह का जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या थीम है उसी बेसिस पे मैं चीज़ों को 2-3 वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना भारत का कंप्लीट कर दूंगा। बाकी जो बिहार का करंट अफेयर्स का एक वीडियो आ चुका, वो भी आने वाले दिनों में उस आपको मिलते रहेगा। तो जो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको मैं सिलेक्ट कर करके जो है ना आपको रिवीजन करा रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर में बहुत बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा, जैसे कि मान लीजिए कि 57 की क्रांति की शुरुआत, मेरठ से, ये सब बातें मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, जो आपने नहीं पढ़ा है, मेरे ख्याल से शायद उस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं गया है, और जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, मैं उस चीज़ों को इसमें डिस्कस करूँगा। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भी नहीं लिया हूँ, क्योंकि जितना भी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो शिक्षक का एग्ज़ाम अभी हुआ हो या 68, 67, 66, 65 में जो भी एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ से जो है ना क्वेश्चन बीपीएससी इसी से पूछा है। तो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछा है। तो इस जो सीरीज को, हिस्ट्री के सीरीज का जो सोर्स की जहाँ तक बात है, क्योंकि मैं बार बोलता हूँ कि सोर्स मैं पहले बता देता हूँ, और ऐसे ऑथेंटिक सोर्स को ही बेस बना के जो है ना चीज़ें बेहतर हो सकता है। तो 3 तरह का मैं सोर्स इसमें यूज किया। एक तो बिपिन चंद्रा सर की जो बुक है, जो भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, एनसीईआरटी नहीं, मतलब कि उनका अलग से बुक आया वो, उसको बीएल ग्रोवर, एक बहुत ही अच्छी बुक है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। और जो बीएल ग्रोवर सर की बुक का सबसे बड़ा खासियत ये कि रिसर्च बेस्ड करके लिखा गया है, काफ़ी ऑथेंटिक बुक माना जाता है। हालांकि ये मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ फिर भी इसमें पीटी के लिए बहुत सारा फैक्ट दिया गया है, खास करके कथन, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से इसमें दिया गया, तो वो चीज़ वहाँ से लिया हूँ। और स्पेक्ट्रम के बुक का, ये 3 बुक में जो चीज़ें जो हमको अच्छा लगा, जो कि एग्जाम में पूछने का चांस है या पूछ चुका, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। और मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर फील होगा। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए,
1857 का रिवोल्ट से ही मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें आप एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि 1757 में प्लासी के युद्ध के विजय के बाद ब्रिटिश का जिस तरह से हमारे देश में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जिस तरह से अत्याचार बढ़ा, तो लगभग 100 साल में, आने वाले अगले 100 साल में लगभग उसने पूरे भारत को लगभग जीत लिया, ठीक ना। और इस 100 साल के दौरान उसकी जो भी पॉलिसी रही उससे कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को तकलीफ ही हुआ। तो उसी की वजह से इस 100 साल के बाद इतना बड़ा रिवोल्ट हमारे देश में क्या होता है, खड़ा होता है। तो बाकी सब जब मेंस पढ़ाऊंगा तो और डिस्कस करूंगा। अभी मैं मैन्युफैक्ट पे बात करता हूँ। तो इस 57 की क्रांति को लेकर बीपीएससी या यूपीएससी कभी कभी नेचर को या उसको जो प्रकृति किसने क्या कहा है उससे क्वेश्चन पूछता है। आपको सिर्फ याद ही रखना है। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको रिस्क लेके पहले ही पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोग इसको याद रखें और इसको एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा। तो नेचर में जब आइएगा तो सबसे पहले इसमें दो तरह के हिस्टोरियन है, एक जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है और जो इंडियन हिस्टोरियन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो लॉरेंस और सीले का नाम आता है, ये सिंपल इस विद्रोह को ये बोलता है भाई ये तो सिंपल सा सैनिक विद्रोह है, बस आप ये याद रखिएगा। L.R. रीज नाम का एक ब्रिटिश इतिहासकार ही बोलता है ये जो है ना धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, ये वॉर ऑफ फेनेटिक रिलीजियस अगेंस्ट क्रिश्चियंस, मतलब कि ईसाई के विरुद्ध ये इनको युद्ध करार दे देता है। कौन? ये रीज महोदय। आगे T.R. होम्स नाम का एक और हिस्टोरियन है, तो इसका क्या कहना है, ये जो लड़ाई है ना ये सभ्यता वर्सेस बर्बरता का लड़ाई है। दैट मीन्स कि वो ब्रिटिश अपने आप को सब समझ रहा है और हम लोग को क्या समझ रहा है, बर्बर समझ रहा है, ये होम्स महोदय का कहना है। आगे जाके दो और हैं, सर जेम्स आउट्रैम और W. टेलर। ये एक सिंपल इनका दे तो हिंदू और मुस्लिमों का जो है ना कहीं एक षड्यंत्र है। आगे एक बेंजामिन डिज़रायली, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वजह ये है क्योंकि ये ब्रिटिश की तरफ से बोल रहे हैं और ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं ये जो विद्रोह है ना कहीं नेशनल मूवमेंट है और एक सुनियोजित और संगठित तरीके से किया जा रहा है। एक मात्र जो उस तरफ से जो हमारे पॉजिटिव में बोलने वाला यही एक आदमी है। तो हो सकता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक ना। अशोक मेहता जो इंडियन की तरफ से क्या बोलते हैं, ये ग्रेट रिवेलियन का नाम देते हैं। ये बुक लिखा है, सॉरी ग्रेट रिवेलियन नाम का इनका बुक है। उस बुक में ये बोलते हैं 57 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ये कौन? अशोक मेहता जी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर वीर सावरकर जी जो है इनका कहना है ये प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस था, मतलब कि ये स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर देखते हैं और ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है वीर सावरकर के बारे में, ध्यान रखिएगा। R.C. मजूमदार जी जो है ये अपने बुक सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये बोलते हैं कि 57 का विद्रोह जो है ना राष्ट्रीयता का अभाव था इसमें, और यह सैनिक विद्रोह से और कुछ नहीं था। और ये एक चीज़ और बोलते हैं, ना तो ये पहला मूवमेंट था आज़ादी का, ना तो ये नेशनल था और ना ही ये स्वतंत्रता मूवमेंट। ये R.C. मजूमदार जी का कहना है। इनका ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये जो S.S. सेन है, ये जो सरकारी इतिहासकार भी हैं, तो इनका ये कहना है कि देखिए स्टार्टिंग में स्वरूप इसका सैनिक था क्योंकि सैनिकों ने भाग लिया, हाँ, लेकिन बाद में क्या हो गया, राजनीतिक हो गया, ये इनका कहना है। आगे एक S.B. चौधरी इंडियन हिस्टोरियन है, इनका कहना है, इन्होंने किताब लिखा सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। तो इसमें ये बोलते हैं ये सैनिक और असैनिक दोनों रिवोल्ट था। इनका ये मेनली थीम, स्टेटमेंट का थीम यही है। एक और जो है ये अमेरिकी इतिहासकार हैं वॉलपर्ट, ये कहते हैं यह केवल सैनिक से अधिक परंतु स्वतंत्रता से कम था, मतलब कि यह केवल सैनिक से, मतलब सैनिक से बढ़ के, हाँ, लेकिन स्वतंत्रता से ये कम था। ये अलग, ये B.L. ग्रोवर की बुक में दिया गया था। इनका स्पेक्ट्रम में ये चीज़ नहीं दी है, इसलिए मैं वहाँ से लिया, तो आप इसका नाम जो है ना याद रखिएगा, ठीक। तो ये इस मूवमेंट के बारे में किसने क्या कहा है, तो आप इसको, तो ये फैक्ट ही है, आपको इसको रटना ही पड़ेगा। बाकी तो बहुत कुछ तो आप पहले भी पढ़े होंगे, हाँ, जो कुछ नया लग रहा है आप उसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा और बाकी जब वहाँ क्वेश्चन आएगा तो उसको आप एलिमिनेशन करके आराम से बना सकते हैं। अब देखिए जब इसके रिवोल्ट के कारण पर जब हम लोग आते हैं तो कारण सामाजिक आर्थिक तो है ही, वो तो आप लोग ने, मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ मैं स्टेटमेंट बेस्ड बात करूँगा। एक नेपियर नाम का
अंग्रेज क्या कहता है, यदि मैं 12 वर्ष के लिए अगर भारत का सम्राट होता, कोई राजा महाराजा नहीं बचता। ये इसका स्टेटमेंट। हालांकि मैं ये मेंस में भी बताता हूँ, जब आप कोई मेंस का मेरा क्लास अगर देखा होगा, वहाँ मैं इस स्टेटमेंट का यूज किया हूँ, ये याद रखिएगा। सर थॉमस मुनरो क्या कहता है, विदेशी जितने भी विजेता भारत आए, ठीक ना, अत्याचार किया है भारत पर, परंतु किसी ने इतना गिरा हुआ नहीं माना जितना हम लोगों ने माना है, ये इसका कहना है। सर हेनरी लॉरेंस ये क्या कहते हैं, ये जो 17 का विद्रोह हो गया है ना, ये सब जैक्सन, जॉन लॉरेंस, टॉमसन, एडमिन्स्टेनो की कृपा है। मतलब कि जिस तरह से टैक्स वसूलने में ये लोग ने बहुत ही अत्याचार किया था, वो कहता है इसी सब का जो नतीजा है। ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने वाला है, ये वाला ध्यान रखिए। तो ये स्टेटमेंट किस रिवोल्ट से संबंधित है, और ये कौन का है, सर हेनरी लॉरेंस। अब कार्ल मार्क्स, इसका नाम याद रखिएगा। ये सिंपल ये कहता है, यह अंग्रेजी घुसपैठिया था जिसने भारतीय लू मतलब चरखे को नाश कर दिया। इनका इसमें बहुत ही अच्छा है ये, ठीक ना। एक मंगलिश नाम का एक आदमी ये क्या कहता है, मतलब कि ये उसी समय इसका जो अप्रोच ये क्या कहता है कि ईसाई का पताका पूरे भारत में फहरना चाहिए, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना चाहिए, चाहे शक्ति या पावर से ही क्यों ना हो। मतलब कि ये अंग्रेज है और ये ईसाई धर्म को भारत में जो है पूरे भारत में फैला देखना चाहता है। इसी के लिए ये कहता है कि पूरे भारत में जो है ईसाई धर्म का पताका फहरना चाहिए, जैसे भी हो, पावर से हो, शक्ति से हो। ये इसका स्टेटमेंट है। एक और है मेजर एडवर्ड, ये कहता है भारत पर हमारा अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना ही है। तो ये सब मैं इसको रखा हूँ कारण में, क्योंकि इस स्टेटमेंट आपको देख रहा होगा, जब इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश के लोगों को तो गुस्सा लगेगा। तो आप ये सारा बात इसमें ध्यान रखें। मैं इसमें सामाजिक, आर्थिक, सोशल ऐसा नहीं बता रहा हूँ, एक दूसरे अप्रोच से बताने की कोशिश कर रहा हूँ पीटी, जहाँ से आपका क्वेश्चन बने, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि ये जो रिवोल्ट हमारे लोगों के द्वारा किया गया, सिपाही या जो आम नागरिक किया गया, ये सफल नहीं हो पाया। आखिर ये सफल नहीं हो, तो इसके वजह जो कुछ कारण जो पीटी टाइप का पूछता है। पहली बात, नाना साहेब एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि यह नीली टोपी वाली राइफल गोली चलने से पहले ही मार देती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पूछ सकते स्टेटमेंट किसका है, नाना साहेब का है, जो कानपुर में एक्टिव रहते हैं। और देखिए इसमें पटियाला के जो राजा थे, जिंद के, ग्वालियर के, हैदराबाद के, ठीक ना, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, जिंद के शासक और कश्मीर के महाराज शासक इसमें साथ ही नहीं दिए, मतलब कि हमारे सिपाहियों का। ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेटमेंट बेस बना के क्या, मतलब कि भारत के देशी रियासतों ने इस विद्रोह में सिपाहियों का साथ दिया, तो ऐसे करके स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे केनिंग एक स्टेटमेंट बोलता है कि यदि सिंधिया भी अगर विद्रोहियों के साथ हो, या तो हमको कल ही बोरिया से उठा के जाना पड़ेगा। ये आप स्टेटमेंट इनका याद है, मैं डॉट डॉट करके दे दिया हूँ, ठीक ना। चलिए एक जो है अंग्रेज इतिहासकार कहता है, जब 1857 की क्रांति के बाद जब वो इतिहास लिखता है, इसका नाम है लॉर्ड क्रोमर। ये कहता है क्या, अंग्रेज की जो युवा पीढ़ी, जो यंग जनरेशन है, उसको इस 1857 की क्रांति को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ के लोगों ने एक अपने वजूद की लड़ाई लड़ी। मतलब एक पॉजिटिव बात बोलता है लॉर्ड क्रोमर, अंग्रेज की युवा पीढ़ी को ये सलाह देता है इस विद्रोह को पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि 10 मई को मेरठ में ये रिवोल्ट विद्रोह शुरू होता है। 11 मई को सुबह ही, मतलब लगभग 3-4-5 बजे लोग कहाँ आ जाते हैं, पैदल चल के दिल्ली, सॉरी मेरठ से कहाँ आते हैं, दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ जो बादशाह है तो उनको बोलता है कि आप हमारा जो है ना क्या बनिए, मतलब कि शासक बन जाइए, ठीक। तो ये सब बेसिक फैक्ट आप लोग जानते हैं, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, इसी ध्यान रखिएगा, ये जो विद्रोह है नॉर्थ इंडिया, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में फैला। साउथ इंडिया बिल्कुल ही अछूता रहा, वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं फैला। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ तक पूछ चुका है। बंगाल और बम्बई छावनी तक इसका प्रभाव दिखाई पड़ता, लेकिन मद्रास कैंट में कोई प्रभाव इसका दिखाई नहीं पड़ता। 2 कैंट, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है ना बिपिन चंद्र सर की बुक में बातें लिखा गया है। आगे चलते हैं। जब सिपाही लोग दिल्ली पहुंच गए तो ये लोग ने क्या किया, एक प्रशासनिक अधिकरण, एक नोडल बनाया, एजेंसी बनाया।
इसमें दिल्ली में बनाया और इसमें 10 मेंबर थे, सिपाही भी थे हमारे और कुछ आम नागरिकों का 10 लोगों का 10 मेंबर का एक जो है ना प्रशासनिक अधिकरण बनाया। कैसे कैसे क्या क्या हम आगे करेंगे, ये जो है ना बिपिन चंद्र सर की बुक में चीज़ें दिया हुआ, इसमें इसको लिया हूँ। आगे देखिए इसमें क्या हुआ कि जो 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पे ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। देखिए हम लोग ने सबसे पहले भी दिल्ली पर ही कब्जा किया था। 10 तारीख को मेरठ में शुरू हुआ, 11 तारीख को दिल्ली लोग पहुंचे और 12 तारीख को दिल्ली पर कब्जा हमारे सिपाहियों ने कर लिया, ठीक। लेकिन 20 सितंबर 1857 को पहले ब्रिटिश ने दिल्ली को ही कब्जा किया, ये एक फैक्ट है। इसको मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, बाकी आप लोग पढ़े भी होंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार शिक्षक भर्ती एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। 17 जून 1858 को जो है ना झांसी की रानी की मृत्यु होती है, कहाँ, ग्वालियर दुर्ग में। और ये क्वेश्चन शायद 66 या 67 में पूछा है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, हमको अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। और ह्यूग रोज नाम का सेनापति था, और ये ह्यूग रोज बोलता है किनके बारे में, झांसी की रानी के बारे में, कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र क्या थी, मर्द थी। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 1857 की क्रांति का जो भी आप लोगों ने शायद जो नहीं पढ़ा होगा, मैं उस चीज़ को टच करने का कोशिश किया हूँ। बाकी अगर जो कुछ अगर इसमें छूट गया हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार इसको देख ले। हाँ, बाकी इसका प्रतीक जो था कमल रोटी था, ये सब भी मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे। बाकी 1857 की क्रांति के बाद एक पील कमीशन का गठन हुआ था सेनाओं का फिर से अरेंजमेंट करने के लिए, ये सभी मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैं बेसिक बात नहीं बताऊंगा, ये कब बना बम्बई में, सब नहीं। आइए सिंपल सी बात बोलते हैं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई तो लाला लाजपत राय ने एक सुरक्षा बल्ब का थ्योरी दिया था। मतलब कि सिंपल इसमें ये कि उस समय हमारे देश के लोगों में एक कहीं ना कहीं ब्रिटिश के खिलाफ जो आक्रोश पैदा हो रहा था उसको धीरे धीरे निकालने के लिए जो है ना ये ब्रिटिश ने ही, O.M. ह्यूम चूँकि ब्रिटिश अधिकारी ही था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किया, स्थापना किया है। सेफ्टी बल्ब थ्योरी लाला लाजपत राय जी ने दिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये लाला लाजपत राय बोलते भी हैं कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये स्टेटमेंट किसने दिया है। देखिए इस पूरे लेक्चर में स्टेटमेंट आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि हमको बहुत सारा कॉल में फिर इस बात को लेकर आया है कि फिर ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से हम बनाएं। तो मेरा कोशिश है कि ऑथेंटिक सोर्स को करके जो है ना मैं चीज़ें बताऊँ। देखिए मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, या कोई भी अगर जब इतिहास पढ़ाता भी है या कोई पढ़ता भी है तो बुक को ही सोर्स, बुक से ही पढ़ता है, बुक को ही लेता और चलिए। हाँ वही मेरा बस ये कि ऑथेंटिक बुक का मैं यूज करता हूँ, बस ये ध्यान रखिए, ठीक। एक रजनी पाम दत्त हैं, इनका कहना है कि सरकार की सीधी पहल और मार्गदर्शन से ही कांग्रेस बनी थी। मतलब कि सरकार मतलब यहाँ क्या ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ये रजनी पाम दत्त का स्टेटमेंट है, ये भी शायद क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। आगे इसमें जो है कुछ और जान लीजिए कि सबसे पहले देखिए कांग्रेस का जो है ना जो है कांग्रेस के पहले कुछ जो संगठन को मैं डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आता है, अरेंजमेंट पूछता है। सबसे पहले बंगाल की बात कर लेते हैं। देखिए कांग्रेस की स्थापना के पहले बंगाल में जो है ये क्वेश्चन ईयर से पूछता है किस ईयर स्थापित हुआ, तो 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा ये बंगाल में हुआ था। 1838 में आपका लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो कि इंडिया का पहला पॉलिटिकल एक संस्था थी, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना, इसी को मर्ज करके क्या बनाया गया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कब, 1851 में। फिर 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना, किसने, दादा भाई ने बनाया था, कहाँ, लंदन में, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, ईयर याद रखिएगा। 1875 में इंडियन लीग बना, जो है ना इसमें इसको बनाने वाले थे शिशिर कुमार घोष, ये एसके घोष ना शिशिर कुमार घोष हो गया। फिर 1876 में जो बना संस्था, ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसमें दो लोग थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन में आपका आंसर डी हो जाएगा अगर उपरोक्त में से सभी, क्योंकि इस बार जो
जो क्वेश्चन जो बनेगा मेरे ख्याल से जो 4 ऑप्शन रहेगा तो उसमें डी में जो इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में सभी देगा। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से करके जाएंगे, तभी आप 1/3 नेगेटिव से बच सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव ज़्यादा हो गया। अगर मान लीजिए अगर आप 24 प्रश्न गलत करते हैं तो इसमें 3 से कीजिए डिवाइड, 8 नंबर आपका गया काम से। इसलिए थोड़ा सा जो है ना, जब आप लोग पढ़ाई अभी करें तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में जो क्वेश्चन या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा। तुक्का मारेंगे तो बस वही नेगेटिव होगा कि क्या होगा, कोई देखने नहीं गया। 1/4 में ये था कि ज़्यादा आदमी रिस्क ले लेता था, लेकिन 1/3 में आप रिस्क नहीं ले सकते। ज़्यादा रिस्क लाएंगे तो फिर हो सकता है वो बहुत निगेटिव हो जाए। इसलिए थोड़ा सा ना माइंड को शार्प करके थोड़ा सा एडजस्ट करके पढ़ें अगले आने वाले 15 दिनों में जो बचा हुआ, और अपने पर खुद पे कॉन्फिडेंस रखा, हो ही जाएगा, ठीक ना, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आगे चलते हैं बम्बई का घटनाक्रम। बम्बई में क्या क्या हुआ। सबसे पहले 26 अगस्त 1852 को बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुआ। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, ठीक ना, महागोविंद राणा डे, MGR का मतलब महागोविंद राणा डे, ठीक। आप अपने को रिवाइज करने के लिए ऐसे भी छोटे छोटे जो ना चीज़ें कर सकते हैं। 1885 ये ध्यान रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुआ। 3 लोग थे, सैयद बदरुद्दीन जी तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग। ये क्वेश्चन पूछ चुका, और ध्यान रखिएगा ऐसे ही प्रश्नों का आंसर जो है ना डी होगा। अगर ये तीनों का नाम देगा ऑप्शन ए में, बी में, सी में, तो डी आराम से लग सकता है, लेकिन कब, जब आपको इनका तीनों का नाम याद होगा तब। ये बात ध्यान रखिए आप। मई 1884 में, हाँ क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि जिस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस बना उस साल कौन सी संस्था का गठन हुआ, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। मई 1884 में मद्रास महाजन सभा बनती है। यहाँ भी देखिए 3 इसके लोग हैं फाउंडर, MV राघवाचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। इनका नाम आप अच्छे से याद रखें। अब देखिए जब कांग्रेस बन जाती है तो पहला जो सेशन होता है 72 लोग उसमें भाग लेते हैं। 39 उसमें वकील थे और 2 मुस्लिम थे। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, कितने मुसलमान थे कितने वकील थे। जब 66 का क्वेश्चन बीपीएससी का देखिएगा, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन में कितने मुस्लिम भाग लिए। अब ये जो क्वेश्चन इनका है, ना बिपिन चंद्रा में है, ना BL ग्रोवर में है, ना स्पेक्ट्रम में है, और ये गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन जो जिसने भी बनाया होगा वो किसी न किसी कोई ना कोई बड़ा राइटर होंगे, या वो किसी न किसी पटना यूनिवर्सिटी के बुक से क्वेश्चन लिए होंगे या किसी और से, क्योंकि आम ये जो हम लोग जो किताब पढ़ते उसमें तो ये है नहीं था। इसलिए रिसर्च बेस्ड कुछ किताब भी आप पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आगे चलते हैं। सेकेंड सेशन में 436 लोग भाग लिए। हाँ 436 लोग भाग लिए तो आपको कई बुक में मिलेगा, लेकिन हाँ कितने मुसलमान लिए, कितना वकील लिए, कितना पारसी लिए, ये कहाँ से आदमी उठा के लाएगा, ठीक ना। अगला, हाँ इसमें 33 मुस्लिम ने ना भागीदारी किया है। और फर्स्ट जो है ना गैर हिंदू अध्यक्ष सेकेंड में ही बने थे। फर्स्ट जो है ना गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नेहरू, ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी कौन सा सेशन बम्बई में हुआ, फिर कलकत्ता में, मद्रास में, इलाहाबाद में, ये आप 3-4 क्रम याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा सेशन हुआ, इसमें 607 पूरा टोटल मेंबर भाग लिए और 81 मुसलमान थे। और इसी में चूंकि पहली बार यहाँ मुस्लिम अध्यक्ष भी बनते हैं, और इसमें पहली बार मंच में खुलेआम से कहा गया कि अधिक से अधिक मुसलमानों को भाग लेने की अपील इस सेशन से किया गया। ये 3 सेशन में जो फैक्ट था मैं बताने का कोशिश किया। और सेकेंड जो मुस्लिम अध्यक्ष थे ये RM सयानी थे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सेकेंड मुस्लिम, देखिए फर्स्ट तो सबको पता है, अब फिर सेकेंड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें इस सब चीज़ों के, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में एक जो है ना ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया बना था। कहाँ, लंदन में, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया, ताकि जो है ना कांग्रेस की डिमांड को यहाँ पे भी चीज़ें किया जा सके। विलियम डिग्बी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। आगे देखिए 1892 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है ना, दादा भाई नेहरू लंदन में चाहते थे, लेकिन बस उस साल वहाँ चुनाव होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो हो सकता है पूछ दे, ठीक। एक आदमी का नाम है जॉर्ज हैमिल्टन। ये जो है ना
कांग्रेस को जो है ना राजद्रोही संस्था का नाम देता है। ये बिपिन चंद्र सर की बुक में, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है, ये कई बार पूछ चुका है। 1900 में बोलता है कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है तथा इच्छा है, मतलब उसकी इच्छा है वह कांग्रेस की शांतिमय मृत्यु में सहायक बन सके। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, बेहतरीन है। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक है, बेहतरीन का क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछता है कई बार। ठीक, बाकी इसका स्टेटमेंट तो गलत ही है। आगे एक जो है ना इस समय कांग्रेस का विरोधी पार्टी खड़ा हो गया था, इसका नाम था संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन। मतलब कि अंग्रेजों ने कुछ लोगों को, हमारे ही देश के लोगों को इकट्ठा किया और कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर दिया। उस पार्टी का नाम था संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, पूछने का चांस है क्योंकि बीपीएससी अब नया क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पर जाना चाहिए उसका ध्यान। डफरिन ये क्या कहता है कांग्रेस को, ये मतलब कि ना छोटे अल्पसंख्यक संस्था है, बहुत ही सूक्ष्मदर्शी संस्था है, अल्पसंख्यक संस्था है, मतलब कि एक तरह से उपहास मजाक उड़ाता है। ठीक ना कांग्रेस का। नेक्स्ट चलते हैं, पहला जो सेशन हुआ कांग्रेस का जो है ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी भाग नहीं ले पाए थे। क्यों नहीं ले पाए थे? क्योंकि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में उसका बैठक हो रहा था 1885 में, तो वो वहाँ मीटिंग में भाग लिए, क्योंकि ये चूँकि बम्बई में हुआ था इसलिए वहाँ आ नहीं पाए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हर एक बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक, आज़ादी के समय जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। देखिए 1946 में सेशन हुआ था, कांग्रेस की जो बैठक मिलनी तो दिसंबर में हुआ था, लेकिन 45 में आज़ादी जो मिला हमको 15 अगस्त का, इस समय ये जेबी कृपलानी जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। 1930 में, 1935 में और 40 से लेकर 45 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, नो सेशन इस टाइम में हुआ। तो ये भी अगर स्टेटमेंट बात पूछेगा तो मतलब क्वेश्चन पूछेगा क्या कांग्रेस की बैठक हर एक साल हुई है, तो गलत हो गया स्टेटमेंट वो। तो देखिए इस बार के जो प्रश्न में रहेगा ना, तो अगर आपके पास कुछ फैक्ट है तो स्टेटमेंट को भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक, आगे चलिए। अब कुछ जो महिला जो इसमें भागीदारी की है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर कांग्रेस की पहली महिला अगर अध्यक्ष पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट 1917 में। ठीक, लेकिन अगर प्रथम इंडियन पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका सरोजिनी नायडू 1925 में। तो अब देखिए 3 महिला का नाम याद रखिए, तो एनी बेसेंट महोदय, फिर ये सरोजिनी नायडू जी, और एक है नलिनी गुप्ता। ठीक ना, तो ये जो है तीसरी कांग्रेस, मतलब ओवरऑल अगर महिलाओं में बात अगर हम करेंगे, ये तीसरी महिला है जो कि कांग्रेस की क्या बनी थी अध्यक्ष। ये 1933 में बनी थी। हुआ यूँ था कि 1933 में जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी थे, बट उस समय जो है इनको गिरफ्तार करके जेल में ले चला गया था मालवीय जी को, तो उसके बदले में नलिनी सेन गुप्ता को जो है ना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये एक ना अंग्रेज महिला थी, ठीक ना, और यहाँ भारतीय एक मतलब किसी ने प्रेम विवाह किया था, तो इसलिए जो इनको जो यहाँ पे उस समय आनंद फानर में जो है ना इस महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और इस आधार पे ये तीसरी महिला है ओवरऑल में, ध्यान रखिएगा। ठीक, पहला में ये और बाकी पहली भारतीय महिला, आप इनका नाम याद रख सकते हैं। तो इनका याद रखिएगा, मतलब कि इनका ऐसे नाम नेली सेन गुप्ता या नली सेन गुप्ता एक ही है। तो इनके पति का नाम अगर आपको याद रखना हो तो जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता बंगाल के थे, तो वो पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे, वहीं जो इनका प्रेम संबंध वहाँ हो गया था। बाद में इनको यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये तीनों महिला का नाम मेरे ख्याल से आप याद रखेंगे तो एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस है। अगला आप चलते हैं घटनाक्रम में बंगाल के विभाजन पे। बंगाल के विभाजन को लेके जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, फैक्ट ही पूछता है, हाँ कुछ स्टेटमेंट बेस भी पूछता है, लेकिन आइए कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए जुलाई 1915 में घोषणा हो गया कि हाँ भाई बंगाल का क्या होगा, विभाजन किया जाएगा। फिर उसके विभाजन के खिलाफ जो है 7 अगस्त 1905 को, ये डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक, 7 अगस्त 1905 को, लेकिन जो लागू करने की घोषणा हुआ वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और राखी एक दूसरे के हाथ पे बांधा गया। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए ये पूछता है कि ये जो मूवमेंट में कहाँ किसने नेतृत्व प्रदान किया, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल का मूवमेंट नहीं था, देश के अन्य भागों में विद्रोह पहुंचा, अगर ये आंदोलन पहुंचा। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि बंगाल विभाजन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहा नहीं,
स्टेटमेंट गलत है। बिपिन चंद्रा सर की जब बुक पढ़िएगा, उनका सिंपल कहना है कि बंगाल विभाजन जो विद्रोह स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ, ये बंगाल के बाहर भी फैला। और कहाँ कहाँ कौन कौन नेता था, नाम याद रखिए। पुणे और बॉम्बे में नेता थे बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। दिल्ली का ध्यान रखिएगा सैयद हैदर रजा, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। और मद्रास में थे चिदम्बरम पिल्लई, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि चिदम्बरम पिल्लई किस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट से। यूपीएससी का क्वेश्चन है, आगे बीपीएससी का बारी अब है। अब इस मूवमेंट के दौरान कुछ कुछ नया संघ बना था। एक था स्वदेशी संघम, ये कहाँ बना था, तमिलनाडु में। स्वदेश बंधव समिति जो है ना, ये ए.के. दत्त ने बंगाल में बनाया था। अगला है नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अरविंद घोष इसके क्या थे, प्राचार्य थे, इनका नाम याद रखिएगा। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ था बंगाल में ही। सुदेश गीतम नाम का गीत लिखा गया था इसी मूवमेंट के दौरान। सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के एक कवि थे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1906 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ कांग्रेस का, वहाँ पे जो प्रस्ताव पास किया गया स्वराज को लेके, क्योंकि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कांग्रेस ने ही किया। कई जगह बुक में ये लिखा हुआ है स्वराज शब्द का जो है पहली बार जो है ना बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो पहली बार अगर जो शब्द का अगर प्रयोग व्यक्तिगत लेवल पर किया है कि किसने, तो वो किया है बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, और ये बी.एल. ग्रोवर सर की बुक में भी दिया गया। हाँ, अगर कांग्रेस के मंच की अगर बात करें, कांग्रेस ने पहली बार किस सेशन अधिवेशन में, तो वो आप वहाँ उसका आंसर हो जाएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जहाँ पे दादा भाई नौरोजी उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। एक और स्वदेशी को मूवमेंट को लेके, बहिष्कार बाइकआउट को लेके और राष्ट्र शिक्षा को लेके ना, ये प्रस्ताव 4 प्रस्ताव पास हुआ था। कहाँ, 1906 के अधिवेशन में। आगे जो 1907 का जो सेशन था, वो जो है ना सूरत जहाँ विभाजन हुआ, तो वहाँ पे इन्हीं सब बातों को लेके जो गरम दल के नेता थे, उनका ये कहना था ये जितना भी चीज़ें हैं, स्वदेशी है, बहिष्कार है, राष्ट्र, इसको पूरे देश के लेवल पे इस मूवमेंट को ले जाने की आवश्यकता है। इसमें जो लाल बाल पाल थे, इसी बात को लेकर मतभेद हो गया। 1907 में सूरत का कांग्रेस में क्या हो गया, विभाजन हो गया, और ये सब चीज़ें बाद में स्वदेशी मूवमेंट भी खत्म ही हो गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बहिष्कार है, तो जो गरम दल के जो नेता थे, उनका ये कहना था कि बहिष्कार तक सीमित है, बहिष्कार तक तो ठीक है मामला। लेकिन जो गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, उनका कहना नहीं, बहिष्कार तक ही इस मामले को सीमित नहीं रखा जाए, और सहयोग नॉन कोऑपरेशन तक लेके जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट एक क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं यूपीएससी का मैं देख रहा था, उसमें कोई क्वेश्चन पूछा है कि जो 1906 का जो कलकत्ता सेशन हुआ, उसमें कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए। ऑप्शन पहला है स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और सहयोग, राष्ट्र शिक्षा। नॉन कोऑपरेशन का नहीं हुआ था, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल थे इस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, उनका नाम था सर एंड्रयूज फ्रेजर, ठीक ना। एक गोखले जी कहते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में कि यदि मनुष्य में अगर कहीं देवता वास करते हैं, वो कौन है, दादा भाई नौरोजी में। इनका स्टेटमेंट है गोखले जी का, इनके प्रति दादा भाई नौरोजी का। ये बहुत स्टेटमेंट अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं मुस्लिम लीग के बारे में कि क्या क्या कैसे कैसे इसका है। देखिए, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला में जो है ना एक जो है ना प्रतिनिधि मंडल जो है उस समय के वायसराय से मुलाकात ये लोग किया था। दिसंबर 1906 में ढाका में क्या हुआ, सलीमुल्लाह खां गठन, मतलब इस मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा, इसलिए इसको संस्थापक कहा जाता है। हालांकि और भी लोग थे, लेकिन जितना भी तो क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी या यूपी से पूछा हुआ है, तो इसके जो संस्थापक सलीमुल्लाह खां को ही माना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और भी लिखे में वकार उल मुल्क थे, मोहसिन उल मुल्क थे, हाँ, लेकिन फर्स्ट अध्यक्ष आगा खां थे। ये कई सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। आगे चलते इसका जो हेड क्वार्टर था कहाँ, लखनऊ में। 1907 से पहला सेशन अगर जो कहा जाए ऑफिशियली, तो 1907 में कहाँ, कराची में हुआ, 1908 में अमृतसर में हुआ, ठीक। लंदन में भी इसका एक ब्रांच मुस्लिम लीग का खुला था, ये अमीर अली के नेतृत्व 1908 में। ये और क्वेश्चन यूपी से पूछ चुका है। एक डब्ल्यू हंटर है, इसने किताब लिखा था द इंडियन मुसलमान, उसमें बोलता है ये, यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट है तो ब्रिटिश शक्ति का ये बड़ा बचाव होगा। मतलब कि अगर मुस्लिम
को अगर हम खुश कर देते हैं, मतलब ब्रिटिश खुश कर देता है, ये जो है ना हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये डब्ल्यू हंटर का स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन बीपीएससी बार पूछ चुका है। आगे एक इम्पोर्टेंट सेशन है मुस्लिम लीग का, देख लीजिए। मार्च 1940 का अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन, पहली बार मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के अलग देश पाकिस्तान की मांग किया, 23 मार्च। इस प्रस्ताव का सिकंदर हयात खां तैयार किया था। यह प्रस्ताव फजल उल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव का समर्थन खलील कुजम्मा द्वारा किया गया था। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 1930 में कवि इकबाल ने सबसे पहले अलग मुस्लिम देश की मांग की थी। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने नो या नेवर नामक पर्चा प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का एक नाम दिया था। ये सब सारा क्वेश्चन पूछ चुका जो मैं अभी आपको बताया। अब आगे चलते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की ओर। सबसे पहले देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन 2 फेज में होता है। अभी मैं ये पहले फेज का, जो कि 1907 से लेके मोटा मोटी 1915 के आसपास चलता है, उसको लेता हूँ। बंगाल में सबसे पहले कौन सी समिति थी? अनुशीलन समिति। देखिए, अनुशीलन समिति के जो संस्थापक मेंबर की अगर बात किया जाए तो ज्ञानेंद्र बसु, जो इन्होंने अनुशीलन समिति गठन किया था, ये 1909 में मिदनापुर में। पी मित्र, मतलब कि प्रथमनाथ मित्र जो हैं, ये कलकत्ता में 1909 में किए थे। बाकी इनके साथ और ये जीएन बनर्जी, फिर आपके बीके घोष जो है ना, इसमें शामिल थे। मतलब कि ये बारिंद्र नाथ ये सब घोष हैं, इसका नाम याद रख सकते हैं। तो ये सब इसी से जुड़े हुए थे। अगर क्वेश्चन ये सिंपल पूछेगा कि अनुशीलन समिति से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, आप इन सब का अगर नाम याद रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ये जो पूरा नाम है, इनका नाम है जतीन्द्र नाथ बनर्जी। ये सब पूरा भी नाम मैं शॉर्ट में लिखा था, ठीक ना। अब यहाँ पे चलिए, अनुशीलन समिति का एक पत्रिका का नाम था युगांतर। क्या नाम था? युगांतर। इनको ये बीके घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने मतलब कि स्टार्ट किया था। युगांतर में जो भी चीज़ें छपी उसको सारे इकट्ठा करके एक किताब छापा गया, उसका नाम था मुक्ति कौन पाथे, मतलब मुक्ति किस ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका, रामोसी कृषक दल, ठीक ना, वासुदेव बलवंत फड़के। ये जो है ना, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा कि रामोसी विद्रोह भारत के किस मतलब क्षेत्र में हुआ है? पश्चिमी, चूंकि महाराष्ट्र हो गया, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, वीडी सावरकर, इनके भाई का नाम था गणेश दत्त सावरकर। दोनों ने मिलकर जो है ना मित्र मेला शुरू किया था। कौन सा मेला? मित्र मेला, नासिक जगह है। 1889 में, बाद में इसी का नाम कर दिया गया अभिनव भारत। ये कब? 1904 में। ये डेट याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से पूछ रहा है, ठीक ना। इसी के अभिनव भारत के सदस्य का नाम था अनंत कान्हेर। इसने गोली किसको मारा? जैक्सन को। कब? 1909 में। इसको नासिक षड्यंत्र भी कहा जाता है। इसी नासिक षड्यंत्र में जो है ना वीडी सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, शायद आप लोग इसको मिस कर गए होंगे। आगे आते हैं, दिल्ली एक षड्यंत्र बहुत ही फेमस है, आपको पता है, जबकि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र किया जा रहा था, जो यहाँ पे जो राजा लोग आया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पे जो बम फेंकने का काम इसमें हुआ था। इसके मास्टरमाइंड कौन थे? आपके आरबी बोस और एस सान्याल। तो इसमें 2 लोग का नाम याद रखिएगा, मेनली रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। हालांकि इसमें और भी लोग थे। इस षड्यंत्र में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक, और कुछ लोग को फांसी, कुछ लोग को ऐसे ही मतलब कि छोड़ दिया गया, मतलब कि जेल में डाल दिया गया था। तो मेनली लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। डेट आपका 23 दिसंबर 1912 है। 2 लोग का इनमें मास्टरमाइंड था। अलीपुर एक षड्यंत्र केस हुआ, ये 1908 में। इसमें हुआ ये था कि मतलब कि बंगाल में अवैध हथियार रखने के जो है ना तलाशी हुआ था। अवैध हथियार कहाँ कहाँ है, उसी में जो है ना ये एक अरविंद घोष और वरिंद्र घोष पकड़ाए थे। इसको अलीपुर षड्यंत्र कहा गया। इसमें 34 लोगों को मोटा मोटी बंदी बनाया गया था, जिसमें मेन ये 2 लोग थे। दोनों का नाम पूछ सकता है कि अलीपुर षड्यंत्र जो है ना इनका संबंध किस षड्यंत्र से है, ठीक ना। अगला चलते हैं, इंग्लैंड में जो कुछ जो क्रांतिकारी संगठन था, उसमें सबसे पहला और बहुत ही फेमस है इंडिया होम रूल सोसाइटी, या इसको इंडिया हाउस भी कहा जाता है। 1905 में ये बना था। श्याम जी कृष्ण वर्मा, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम आपके लिए हो गया, ठीक ना। बाद में इस
इस संगठन से बी.डी. सावरकर भी जुड़े थे और यहीं पे बी.डी. सावरकर यहीं लंदन में जो है ना 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक किताब लिखा था, ठीक ना। बाद में इनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया, कहाँ से, लंदन से, इंग्लैंड से। किनको, बी.डी. सावरकर को यहाँ भारत लाया गया। तो इनको वही नासिक जो है ना केस में इनका मतलब कि बनाया गया था अभियुक्त। और 13 मार्च 1910 को इनको काला पानी की क्या हो गई, सजा हो गई। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, नासिक केस में हुआ था इनको। आगे चलते हैं, गदर पार्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1 नवंबर 1913 को इसका गठन होता है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसका एक वीकली मैगजीन छपता था, नाम था गदर। और इसको स्थापित करने का जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है लाला हरदयाल को। याद रखिएगा, लाला हरदयाल। हालांकि इसमें और भी कई लोगों ने इनका सहयोग किया था, जैसे कि रामचंद्र जी हैं, बराकतुल्ला हैं, रास बिहारी बोस हैं। इसमें एक सोहन सिंह भाखना नाम मिलता है, लेकिन इसके संस्थापक जो फाउंडर कौन थे, लाला हरदयाल। मतलब इन्होंने पूरा का नेतृत्व करके, मतलब इकट्ठा करके लोगों को ये पार्टी बनाया था। एक कामा गाटा मारू एक प्रकरण है, मतलब एक घटनाक्रम है। इसमें क्या था कि एक जो है ना कुछ मतलब लोगों को लेके जहाज़ जो है ना सिंगापुर से वैंकूवर, ये कहाँ, कनाडा में है, जा रहा था, ठीक ना। बट वहाँ कनाडा की सरकार ने जैसे ही जहाज़ वहाँ गया, उसको जहाज़ को लौटा दिया कहाँ, कलकत्ता। और जो कामा काटू मारू जहाज़ था, इसको किसने खरीदा था, बाबा गुरदित्ता सिंह जो है ना जहाज़ खरीद के यहाँ के लोगों को कहाँ, कनाडा ले जा रहे थे, ताकि वहाँ भी कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानी मिलजुल के काम कर सके। बट ऐसा कहा जाता है कि कनाडा की सरकार जो है ना अंग्रेज़ के दबाव में आके ये जहाज़ को वहाँ लगने ही नहीं दिया, ठीक ना। और ये कलकत्ता में आके जहाज़, जिसमें कुछ लोग यहाँ मारे भी गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, कामा गाटा मारू प्रकरण 1914 का ये घटनाक्रम है। नेक्स्ट चलते हैं, एक जिम्मेर मैन प्लान है, ये बर्निल में हुआ था, 1915 का कहानी है ये। इसमें कुछ लोगों का नाम याद रखें, मतलब बर्निल में एक कमेटी बना जो कि इंडिया की आज़ादी के लोग काम कर रहे थे। इसमें एक वीरेंद्र नाथ थे, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, बी.एन. दत्ता थे और लाला हरदयाल थे। 3 लोगों ने ये प्लान तैयार किया था, कहाँ, बर्निल में, जर्मनी में, ठीक। एक अस्थायी भारतीय शासन बना था, कहाँ, काबुल, अफगानिस्तान में, 1915 में। इसके जो राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप, प्रधानमंत्री कौन थे, बरकतुल्ला। ये क्वेश्चन पूछ चुका, ये भारत के बाहर का कहानी है, और क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। मैडम कामा बहुत ही फेमस ये जो है ना क्वेश्चन पूछने का इसमें बहुत बड़ा चांस रहता है। इनका जन्म 1861 में हुआ। ये निजी सचिव किन थे, दादा भाई नेहरू का, ठीक ना। इन्होंने क्या किया था, स्टुटगार्ट जर्मनी में जो है ना इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में झंडा भारत की तरफ से फहराया था। और मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट, मतलब कि भारतीय क्रांति की माँ या जनक कही जाती है मैडम भिकाजी कामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 3-4 जो स्वतंत्रता सेनानी में पढ़ लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना, इनको लोकमान या इनको अनक्राउंड किंग ऑफ इंडिया, मतलब कि बिना बेताज बादशाह इनको कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह, अनक्राउंड किंग ऑफ इंडिया। लोकमान्य तिलक, इनको उपाधि जनता ने ही दिया था। ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा है, किसने इनको उपाधि दिया है, जनता नहीं दिया। ये बाद में जो है ना जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े रहे, दक्कन एजुकेशन से बहुत लोग जुड़े रहे थे, उनमें से एक ये भी थे। फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे में, उसके स्थापना में भी इनका योगदान था। आगे द मराठा इंग्लिश में उन्होंने लिखा था, और केसरी किस में, मराठा भाषा में। 1882 में पहली टाइम ये जेल गए थे, फर्स्ट टाइम, ठीक ना। फिर 1897 में जेल गए 18 महीने के लिए। फिर 1908 में 6 साल के लिए इनको जेल हो गया था, ध्यान रखिएगा। फिर जो है ना एक सर वेलेंटाइन सिरोल नाम का आदमी ये बोलता है कि ये जो है ना ये भारतीय अशांति के जनक हैं, द फादर्स ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछ गए, किसने कहा है, सर वेलेंटाइन सिरोल। इसके खिलाफ ये जो स्टेटमेंट इसने दिया था, तो तिलक जी इनके खिलाफ केस भी लड़े, बट ये केस हार गए थे। और इनका जो बुक का नाम है आर्टिक होम्स ऑफ इंडिया, ये मतलब कि शायद आप लोग नहीं पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं कि जो तिलक जी ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा है। पहला कहा है कांग्रेस जो है ना चापलूसों का सम्मेलन है। ये तिलक जी उस समय स्टार्टिंग में बोल रहे थे, ठीक ना, बाद में हालांकि इसमें जुड़े भी थे। एक और ये बोलते हैं कि कांग्रेस जो एक साल में जो आती है, मीटिंग करती है, छुट्टियों का लोग मनोरंजन करते हैं, मतलब कि ये हॉलीडे रिक्रिएशन इन लोग का है। तो इसमें बहुत अच्छा है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तिलक जी गांधी कांग्रेस के बारे में क्या बोलते हैं
कांग्रेस जो है चापलूसों का सम्मेलन, और ये छुट्टियों में ये लोग एक साल में 2-3 दिन आते हैं, क्या करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए आते हैं। और एक बात ये भी बोलते हैं, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति अगर टर्राएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। ये इन्हीं का स्टेटमेंट है, ये सब कुछ पूछ चुका है, आप इसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा। दादा भाई नेहरू जी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1892 में लिबरल पार्टी से ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बने थे। फिन्सबरी नाम का जगह है वहाँ से, ठीक ना। 3 टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 86 में, 1893 में, 1906 में लास्ट बार बने थे, ध्यान रखिएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1884 में, मृत्यु 1925 में। 1871 में ये जो भारतीय सिविल सेवा में पास कर गए थे, लेकिन एक मामले में इनको बाद में बर्खास्त कर दिया गया था। 1874 में इनको बर्खास्त ब्रिटिश सरकार ने ही कर दिया था। आगे 2 बार ये अध्यक्ष रहे कांग्रेस का, एक बार 1895 में, 1902 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इंडियन एसोसिएशन 1876 में इन्होंने ही बनाया था। बंगाली पत्रिका इन्होंने निकाला था। ए नेशन इन द मेकिंग इनकी खुद की आत्मकथा है। और इंडियन बर्क इनको कहा जाता है, क्योंकि ये एक एडमंड बर्क नाम का एक बहुत बड़ा थिंकर है, उसके विचारों को ये मानते थे, इसलिए इनको इंडियन बर्क कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन छुपा रुस्तम हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म ये ईयर है, मृत्यु का ये ईयर है। पंजाब केफरिन को कहा जाता है, आर्य समाज से जुड़े थे, ठीक ना। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक ये मेंबर थे, ध्यान रखिएगा। 1920 में जो है प्रेसिडेंट बने किसके, कांग्रेस के। अनहैप्पी इंडिया, दुखी भारत नाम का एक किताब इनका बहुत फेमस है, ये किताब बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। यंग इंडिया नाम के मंथली मैगजीन लिखते थे। और भारत पर इंग्लैंड का ऋण, ये भी इन्होंने एक किताब लिखा है। और जो एटक था, जो है ट्रेड यूनियन, जो एटक कांग्रेस का था, फर्स्ट उसके ये अध्यक्ष भी बने थे। अब लास्ट है A.O. ह्यूम। ये देखिए 1829 उनका जन्म हुआ है और मृत्यु 1912 में। स्कॉटलैंड के निवासी थे। 1849 में बंगाल सिविल सर्विसेज में ये जॉब किए, ठीक ना। 1857 के वक्त ये इटावा के कलेक्टर थे। 1882 में रिटायरमेंट हो गए। उसके बाद इंडिया में ही रहे और कांग्रेस की स्थापना में एक ये जो है ना फाउंडर कहा जाते हैं, संस्थापक कहे जाते हैं। तो फाउंडर कांग्रेस का। और 1885 से लेकर 1906 तक कांग्रेस के सचिव रहे, मतलब पहले सचिव भी A.O. ह्यूम ही थे, ठीक। तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। लगभग इसमें आपका 50 मिनट का वीडियो रहा, लेकिन मेरे ख्याल से इस 50 मिनट के वीडियो में अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिल जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग अगर इससे प्रश्न आएगा तो उसको सही करेंगे। अब आने वाले वीडियो में इसी तरह का, जैसे कि जो टॉपिक और भी छूट गया है, जैसे कि गांधी जी का मूवमेंट है, मतलब मैं क्या बोलता हूँ, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, कब शुरू हुआ, क्या हुआ, इस पर मैं बहुत कम जाऊँगा। हाँ, उसके अंदर जो कुछ फैक्ट या चीज़ें जो बुक में है, जो कि आप लोग शायद आप लोग से मिस हो गया और जो एग्जाम में पूछने का जिसका चांस है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक ना। और ऑथेंटिक सोर्स, अगर कहीं आपको इसमें अगर कुछ भी कहीं दिक्कत हो ना, नीचे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि यहाँ पे कुछ फैक्ट वो है, मैं इसको, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में एक बात आप मान के चलिए, जितनी भी मार्केट में बुक है, इस बुक में कुछ और है, उस बुक में कुछ और है। एक मैं आप देखिएगा बिपिन चंद्रा सर की जो बुक है, उसमें जो है, उस बुक में पेज नंबर जब 10 में आइएगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, एनसीईआरटी नहीं है, उनका दूसरा अलग से बुक आया है। उस बुक में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु उस बुक में लिखा हुआ है 9 मई 1858 को हुआ। बताइए, ये तो गलत हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे बुक में भी गलतियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि आपको आँख कान नाक सब खोल के रखना पड़ेगा। क्या आप जो पढ़ रहे हैं क्या गलत तो नहीं पढ़ के जा रहे हैं? और अगर आप एक चीज़ गलत पढ़ के जा रहे हैं, अगर एक वहाँ गलती हो गया ना, आप मतलब उस बुक का कुछ नहीं जाएगा आपका। जैसा कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 68 में लंगट सिंह पूछा गया क्वेश्चन, सब लोग गलत पढ़ के गया और सब लोग उसको मान गया और सबका क्या समझे, निगेटिव गया। और कई लोगों का उस क्वेश्चन की वजह से पीटी का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अगर 0.25 माइनस से कई लोगों का छूटा हुआ है, क्योंकि हमको उस क्वेश्चन को लेकर कई सारा कॉल है। क्योंकि मैं तो बताया था, लेकिन बहुत लोगों को सारे मार्केट में जितना भी बुक मैगजीन था, बोला था ने लंगट सिंह को शामिल कर लिया गया, सब लोग मार के आ गए। तो वही बात है, जब मार्केट में 99 लोग बोल रहे हैं कि नहीं उसको शामिल किया गया और सिर्फ मैं बोल रहा था, हमको लोग गलत समझ रहे थे। इसलिए थोड़ा सा ना
थोड़ा सा अवेयर रहिए कौन सा फैक्ट सही है कौन सा फैक्ट, अगर मेरा भी अगर फैक्ट आपको गलत लगे ना, आप हमको भी बोले नहीं आपका ये गलत है, मैं उसको ठीक कर दूँ, क्योंकि हिस्ट्री में चीज़ें थोड़ा बहुत ना एक दो फैक्ट आगे पीछे हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको आता नहीं है, इसका मतलब कि जो सोर्स हम लोग के पास अवेलेबल है तो मैं तो वही बताऊँगा ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। बाकी आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 15 सितंबर या के पहले बहुत कुछ आप लोग को बता दिया जाए। लगभग अभी तो ये 5वां वीडियो, आने वाले और 5-6 वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे नेशनल करंट अफेयर्स हो, बिहार का हो या हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो भी चीज़ है मैं लाऊंगा। एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी क्लास 11-12 से जैसे क्वेश्चन पेपर पूछता है इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, मैं वो ला दूंगा। मैप बेस्ड रहेगा। जैसे कि इस बार एक शिक्षक भर्ती एग्जाम क्वेश्चन पूछा क्या मतलब कि मानसून हैदराबाद कब पहुंचती, लौटता हुआ मानसून कब पहुंचता, देखिए डेट पूछा, ये आप एनसीईआरटी में दिया तो मैं वहाँ डिस्कस करूँगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अगर कोई और दिक्कत होगा तो बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।